नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। क्या उन्नाव की बेटी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? क्या हाई कोर्ट का फैसला बदल जाएगा? प्रहार में सबसे पहले इसी खबर पर होगी बात। कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को जमानत का विरोध किया है। तुषार मेहता ने कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वारदात के समय पीड़ित की उम्र 15 साल थी। ये बहुत ही भयावह केस है। उन्नाव रेप केस में लगातार इस वक्त राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है, लेकिन इन राजनीतिक बयानबाजियों के इतर बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया है। ये एक रेप का दोषी है, ये कोई आरोपी नहीं है, और दोषी की जमानत कैसे हो सकती है, इसी को सीबीआई ने चैलेंज किया। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई, ये रेप हुआ, उस वक्त पीड़िता की उम्र 15 साल थी, वो नाबालिग थी। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़ गई हैं। गौनिका, इस वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग से क्या अपडेट्स आपके पास पहुंच रही हैं? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल, क्योंकि वेकेशन बेंच है और कुछ मामलों के लिए बैठी है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली थी उसको लेकर ये मामला सामने आया है। सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया और सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता इस पूरे मामले पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो इस जमानत को का विरोध कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि 376 की बात की जा रही है, सेक्शन 376, और इसी को लेकर कहा गया है कि सेक्शन 376 के अंडर कुलदीप सिंह सेंगर और 376 का जो प्रोविजन 2 है, यानी कि माइनर का ये रेप हुआ है और माइनर के रेप को लेकर पॉक्सो एक्ट लगता है, और इसीलिए इस पूरे मामले में उनको चाहे 20 साल की या फिर इंप्रिजनमेंट की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि जमानत मिल गई, इस पर सीजीआई का कहना है कि चाहे 376 सेक्शन का सेक्शन 2 हो या फिर 376 के अंडर ही हो, 20 साल की मिनिमम सजा तो मिलती ही मिलती है। इसके बाद इस पूरे मामले पर आगे एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहना है कि अब वो क्योंकि अमेंड हो चुका है, जब 2017 में ये जून में पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद जब चेंजेस हुए हैं उसके उनका कहना है कि मिनिमम जो सजा है वो 20 साल की तो होनी ही चाहिए, चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट ना हो, लेकिन 20 साल की सजा तो मिनिमम होनी ही चाहिए। और अभी इस पूरे मामले को महज 8 साल हुए हैं। इसके अलावा जस्टिस के महेश्वरी, उनका ये कहना है कि अमेंडमेंट वाज देयर, लेकिन जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है वो तो हुआ ही है, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, जो ये पूरे मामले पर सजा मिल रही है, वो तो एग्जिस्ट करती है, यानी कि इतनी सजा तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा इस पूरे मामले पर आगे ये कहा जा रहा है कि चाहे 1 हो या फिर 2 हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है ही है, और चाहे 20 साल हो या फिर बायोलॉजिकल लाइफ हो, ये सजा तो मिनिमम उनको मिलनी ही चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आगे क्योंकि लगातार आर्गुमेंट चल रहे हैं, फिलहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ही पूरा आर्गुमेंट अभी रखा जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को जो वकील रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी तरफ से अभी आर्गुमेंट अच्छा, गौनिका, इस पूरे आर्गुमेंट का जिसमें जो सीबीआई का पक्ष है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई ये कह रही है कि ये मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर है, रेप का ये दोष इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ये किसी आम व्यक्ति ने नहीं किया, ये एक लोक सेवक ने किया है, उसके द्वारा किया गया ये दोष है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पब्लिक सर्वेंट को लेकर ही बात की जा रही है। वो पब्लिक सर्वेंट चाहे किसी फोर्सेस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, उनको लेकर बात की जा रही है। और इस पर ही सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है वो इररिलेवेंट है अगर विक्टिम माइनर है, यानी कि माइनर के केस में क्या ये कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो जाता है? इसका जवाब उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, इस पूरे मामले में पब्लिक सर्वेंट वाली बात तो रह ही नहीं जाती, क्योंकि ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा तो मिनिमम है ही। और इसके अलावा उनका कहना है जो क्लॉज 4 है वो ये प्रोवाइड करता है, यानी कि सेक्शन 376 का जो क्लॉज 4 है वो ये प्रोवाइड करता है, उसके अंडर ये पनिशमेंट होती है। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट है जो सर्टेन सिचुएशंस में हुई है, उनका कहना है कि वेदर देयर इज एग्रीवेटेड ऑफेंस, द कैटेगरीज आर इफ द पर्सन इज द डोमिनेंट पोजीशन ओवर द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम है वो किस पोजीशन में रही है। विक्टिम एक आम लड़की थी जो कि 16 साल से कम उम्र की लड़की थी, 15 साल 10 महीने उसकी महज उम्र थी, और इसी
इसीलिए यह पूरा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। और जो व्यक्ति है, जो पूरे मामले में आरोपी है, वो इस पूरे मामले में एक पब्लिक सर्वेंट है, एक राजनेता है जो 7 साल से हालांकि पब्लिक लाइफ में नहीं रहा है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने आगे इस पूरे मामले में कहा कि अगर आप उदाहरण लीजिए कि किसी भी तरीके से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर कोई कांस्टेबल किसी भी तरीके से ऐसे मामलों में गिल्टी पाया जाता है, एक पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने एग्जांपल लिया है और उस पर उन्होंने कहा यानी या फिर कोई आर्मी ऑफिसर हो, वो इस पूरे मामले में गिल्टी पाया जाता है, ऐसे किसी मामले में गिल्टी पाया जाता है, तो पब्लिक सर्वेंट एक्ट डिफाइंड नहीं होता है। और क्योंकि बार बार आधार यही रखा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से कि पब्लिक सर्वेंट है, इसीलिए किसी भी तरीके से थोड़ी सी लेजर उनको मिलना चाहिए, थोड़ा सा लिबर्टी मिलनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये भी है क्योंकि कुलदीप सेंगर का पक्ष रखने वाले ये कह रहे थे कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वो जनसेवक नहीं थे। ये तो कोई तर्क ही नहीं है। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एक अमुक पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप डोमिनेंस जो बात आप ये कह रही थी, जो अभी इस वक्त कोर्स ऑफ डिस्कशन में चल रहा है, आप अपना प्रभुत्व जमा सकने की परिस्थिति में थे और फिर आपने ये दोष किया है, आपने रेप किया है। ऐसे में ये तर्क कहीं खड़ा ही नहीं होता है। पॉक्सो एक्ट की गलत व्याख्या कैसे हो गई इसमें, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। जी, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और क्या बातें कही गई हैं गौनिका? देखिए, उनका ये कहना है कि पब्लिक सर्वेंट को इस एक्ट से डिफाइन नहीं किया जा सकता और दैट इज डिफाइंड इन द बोरोड स्टेटमेंट। और इसके अलावा उनका ये कहना है, देखिए पब्लिक सर्वेंट को लेकर ही जो मीनाक्षी आप कह रही है कि उस वक्त वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, ये बार बार पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति तो थे ही जिनका प्रभाव आमतौर पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो खासतौर पर था ही। अब एसजी की तरफ से कहना है कि सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं भी थे, अंडर सेक्शन 5 अगर ये मान भी लिया जाए, देन ही फॉल्स अंडर सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 के अंडर तो वो आते ही हैं। और इसीलिए उनका कहना है अमेंडमेंट डिड नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस लेकिन ओनली एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि जो उनकी पनिशमेंट है उसकी एनहेंसमेंट की जा रही है। सो न्यू ऑफेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, बट हियर दैट इज नॉट द केस। यानी कि उनका कहना है कि चाहे सेक्शन 5 के अंडर आप कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट नहीं थे उस वक्त, लेकिन सेक्शन 3 के अंडर तो वो आते ही हैं, वो आरोपी तो है ही इस मामले में। तो इस पर सीजेआई ने पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है वो उनके जो ऑफेंस है उस पर लागू नहीं होती है, यानी कि रादर लेजिस्लेचर से जो ऑफेंस इज अगेंस्ट द एथोस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटीज के जो मापदंड है उसके खिलाफ है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाना चाहिए, यानी कि जब कोर्ट सेंटेंस करती है आफ्टर कन्विक्शन इज डन, इट इज सीन दैट लेजिस्लेटर इंटेंड्स टू मेक इट हार्डर, दैट इज व्हाट यू से। यानी कि सीजीआई की तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग लगातार उनसे की जा रही है सॉलिसिटर जनरल से। और सॉलिसिटर जनरल का लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है हम दोबारा दर्शकों को लिए चलेंगे। ये बिल्कुल वाजिब है, ये मामला सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना ही चाहिए था। अव्वल तो उस लड़की की उम्र नाबालिग थी, ये दोष सिद्ध हो चुका है, वो पब्लिक सर्विस में थे, एक नेता थे, वो डोमिनेंस अपना रखते थे, अपने प्रभुत्व के आधार पर उन्होंने ये दोष किया है, उन्हें जमानत कैसे दी जा सकती है? खैर, अगली खबर पर हम बढ़ते हैं और राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर इस वक्त एक घमासान की खबर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट में आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इसे लेकर राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने हाथ मिलाते समय राहुल गांधी से कहा, आप बदमाशी कर गए। शब्दों पर गौर करिएगा, क्या कहा गया? आप बदमाशी कर गए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने हुए। राहुल गांधी इस दौरान दिग्विजय सिंह से मजाकिया लहजे में मिलते हैं और कहते हैं कि कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। इसे सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। वहां सोनिया गांधी भी मौजूद थी, वो भी हंसने लगी। फिर राहुल और दिग्विजय सिंह के बीच में थोड़ी और बातचीत हुई। दरअसल दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा की थी। इसमें आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की थी और तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी ऊपर चेयर पर बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, वो नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। आप कांग्रेस बीट कवर करती हैं, आप और ज्यादा बेहतर इस खबर को बता पाएंगी। क्या बात हुई? मजाकिया लहजे में बात हुई या बात थोड़ी सी तल्ख भी थी?
देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं मीनाक्षी, ये जो है कांग्रेस का स्थापना दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद तमाम नेता कांग्रेस का जो इंदिरा भवन है वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां चाय नाश्ते का कार्यक्रम था। वहीं पर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में हैंडशेक हुआ और राहुल गांधी ने इस दौरान दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए, हालांकि हमें जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने कहा, मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि आपने अपना काम कर दिया। इस पर पीछे से एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी आपने बदमाशी कर दी, और इस पर राहुल गांधी ने फिर दोहराया, आपने ठीक कहा, दिग्विजय जी ने बदमाशी कर दी। तो ये जो पूरा वाकया था, ये वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से हुआ। हालांकि सब लाइट हार्टेड वे में ही देखने को मिला। बता दें, इससे पहले जिस दिन CWC की मीटिंग थी उससे 38 मिनट पहले मीटिंग की शुरुआत से दिग्विजय सिंह ने एक पिक्चर जो है वो अपने एक्सपोस्ट पर डाला था और एक संगठनात्मक तुलना की थी RSS, BJP और कांग्रेस के संगठन की एक तरीके से, और उसके बाद मीटिंग में भी उन्होंने अपनी बात की सफाई दी थी कि वो अपनी बात पर अड़िग हैं। अच्छा विजय लक्ष्मी, ये बताएं कि चलिए राहुल गांधी और बाकी नेताओं का जो अंदाज था वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड था, जैसा आप बता रही हैं, हंसी मजाक में बात आई गई हो गई, अब आई गई थी या कुछ और इसके आगे रिपरकशन होंगे, वो तो आगे की बात है। दिग्विजय सिंह का रिएक्शन क्या था, वो कैसे फिर बर्ताव कर रहे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, दिग्विजय सिंह जो है मीनाक्षी, अगर आप उनकी शैली को देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि जिस दिन CWC वाले दिन उन्होंने ये पोस्ट किया था एक्स पर, उस दिन भी हमने मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप अपनी पार्टी को ही सेटबैक पर ला रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की शैली जो है वो वही रहती है। उनका चिर परिचित अंदाज जो है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। और हमें जो बताया कि दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते आ रहे हैं पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर भी और बाहर भी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो RSS और BJP के कोई समर्थक नहीं है, लेकिन वो संगठन की बात कर रहे थे और उनके वो विरोधी रहे हैं BJP और RSS के, और आगे भी विरोधी रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, अपने आप को डिफेंड जरूर किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, और कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पर काम करने के लिए, मजबूती लाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक, विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां हुमायूं की बाबरी मस्जिद का जवाब ममता बनर्जी मंदिर के शिलान्यास से देने वाली है। ममता बनर्जी आज कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। इको पार्क के बगल में यह आंगन करीब 15 एकड़ में बनेगा और ममता बनर्जी इसके लिए करीब 263 करोड़ रुपए का फंड भी तय कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने शहीदी दिवस कार्यक्रम के दौरान मां दुर्गा को समर्पित मंदिर बनाने का ऐलान किया था। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखकर बंगाल में बाबरी के नाम पर चुनावी माहौल बनाना शुरू किया था। लेकिन अब ममता बनर्जी कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन मंदिर परिसर का शिलान्यास कर अपना मैसेज क्लियर करने वाली हैं। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी मर्जी से मंदिर बना रही हैं। मंदिर निर्माण के खिलाफ वे पूरे राज्य में आवाज उठाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें सरकार के फंड से मंदिर निर्माण अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अभी क्या करना चाहते हैं देख लीजिए ना, वही कर लीजिए। इस तरह से पुलिस का जो रवैया है लगातार, जो सिलसिला घटना घटेगी उसके खिलाफ मैं बोलने चलूंगी, नहीं बोलूंगी। अभी मेरा कुछ नहीं बोलना चाहते, क्या करना है ये देख के बाद में सोचें। इनको खिलाफ मैं बोलूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी सारा बंगाल में। कोई सरकारी पदाधिकारी होने के तरफ मर्जी मुताबिक किसी को, कोई धर्म लोग को ऐसा मंदिर बनाएगी, इनका सारे पैसा हिडको को देके, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। उधर बीजेपी मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स को लेकर ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर दोनों पर अटैक कर रही है। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर बीजेपी का कहना है कि जिस जमीन पर मंदिर बनेगा उस पर मुआवजे के कई कानूनी केस पेंडिंग है। किसानों को जमीन का उचित भुगतान नहीं मिला। बीजेपी का आरोप यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ममता बनर्जी सरकारी पैसे का इस्तेमाल धार्मिक स्थल बनाने के लिए कर रही हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं को रिझाने के लिए दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं और अपने एक मंत्री को बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए भेजा है ताकि मुसलमान वोट भी मिल सके। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री
हुमायूं कबीर को वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टांट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका जमीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहां से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। एक तरफ हुमायूं कबीर इस चुनाव में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे पर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर से मारपीट का आरोप लगा है। कांस्टेबल की लिखित शिकायत के आधार पर मुर्शिदाबाद की शक्तिपुर पुलिस ने हुमायूं कबीर के आवास पर छापेमारी की और हुमायूं के गुलाम नबी आजाद को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें नोटिस देकर छोड़ा गया। हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि कांस्टेबल ने ही उनके साथ बदतमीजी की और हमला करने की कोशिश की थी। उनके बेटे ने केवल बचाव किया था। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। আমাকে সিকিউরিটি মারতে গিয়েছিল ঘরে, আমাকে সিকিউরিটি উইদাউট পারমিশন আমার অফিস ঘরে মারতে গিয়েছিল। তার জন্য ছেলে তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। তার জন্য যদি পুলিশ যায়, পুলিশ অ্যাকশন করুক। আমি মুর্শিদাবাদের পুলিশকে বলছি তো ওই বৃহস্পতিবার 12টার সময় ঘিরবো, ঘিরে জবাব নেব যে আমার বাড়িতে পুলিশ কি কারণে গিয়েছে, উইদাউট নোটিসে কেন আমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছে, তার জবাব। अब बात उत्तर प्रदेश में एफआईआर की, जिसे लेकर लखनऊ में आज बीजेपी मंथन करने वाली है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की वर्कशॉप होने वाली है। यूपी के बड़े शहरों में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट में किस तरह से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, इसके लिए बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप कर रही है। राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब फॉर्म 6 का ऑप्शन बचता है। इसके अलावा ड्राफ्ट रोल के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 31 जनवरी 2026 तक है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए प्रभावित वोटर्स से इन फॉर्म्स को भरवा सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ये कह रहे हैं कि बीजेपी एफआईआर के जाल में खुद फंस गई। बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि जैसे बिहार में एफआईआर के बाद बीजेपी की जीत हुई, ऐसे ही 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। देखिए, एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो, चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, क्या बीजेपी का ये मेगा मंथन इसलिए है क्योंकि बीजेपी को डर है कि उनका चुनावी नक्शा बिगड़ गया है? क्योंकि जो यूपी की अगर आप बात करें मीनाक्षी, और जो टॉप 10 जिले देखें उसमें आप देखिए लखनऊ है, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बड़े शहर बरेली, मेरठ, तो बीजेपी को सच में चिंता है क्योंकि ये जो शहर है उसमें बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अब बीजेपी ये कह रही है कि बीएलओस ने गड़बड़ी की है, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो शिफ्ट नहीं भी हुए हैं, उनका नाम भी काट दिया गया है। तो बीजेपी लखनऊ की अगर आप बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अलग अलग विधानसभाओं में वर्कशॉप कर रही है। तो अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि कैसे बूथ वो चेक करें कि जो सही नाम अगर कट गए हैं। बिल्कुल रुचि, आप बनी रही हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दे। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए। 4 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर, जिसे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। गौनिका, कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गए आजादी के दिन वापस लौटकर जेल आना होगा।
बिल्कुल, अभी भी कुलदीप सेंगर जेल में ही है। दूसरे मामले में अभी भी वो जेल में है, जेल से छूटे तो नहीं है, लेकिन एक मामले में जो उन्हें राहत मिली थी, बेल मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से, उस पर अब रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सीबीआई की तरफ से मूव किया गया था। सीबीआई ने बाकायदा ये कहा ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। जो हवाला दिया जा रहा था कि वो एमपी एमएलए रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, उसका बार बार हवाला दिया जा रहा था। जो अमेंडमेंट्स हुए थे सेक्शंस में, उसका हवाला दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी बात को नहीं माना है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले में कंसिडरेशन की जरूरत है, इस मामले पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए, और यही वजह है कि कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के कुलदीप सेंगर के को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल स्टे हो गया है वो ऑर्डर, और कोर्ट ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट थे, और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते किसी तरीके का रिलीफ उनको मिलना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से, सीनियर एडवोकेट हरिहरन भी उनकी तरफ से अपीयर हुए, ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसके अलावा वो ऑलरेडी 10 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके से उनकी बात को नहीं माना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे तो ये दलील ही इतनी सतही लगती है कि वो पब्लिक सर्विस में है, इसलिए उन्हें अब बेल दे देनी चाहिए। रुचि भी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ी हुई है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते का समय दिया है। कुलदीप सेंगर को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, 4 हफ्ते की मोहलत और दी गई है। जब रेप अटेम्प्ट कर रहे थे कुलदीप सेंगर, कौन सी पब्लिक सर्विस कर रहे थे, किस तरीके के तर्क दिए जाते हैं एक दोषी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आज पीड़िता को, उसके परिवार वालों को और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका, सेंगर को बेल नहीं जेल। गौनिका, और क्या बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? और इस वक्त कांग्रेस नेता मुमताज पटेल क्या कह रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो आपको सुना देते हैं। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पेटिशन में हम किन बातों को हाईलाइट से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए, या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आपने अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे स्ट्रांगली रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? तो आप मुमताज पटेल को भी सुन रही थी और रेपिस्ट के साथ लगातार जो उनकी लड़ाई लड़ रही हैं योगिता, उनको भी आप सुन रहे थे। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी गौनिका, अच्छा गौनिका मैं आपके पास आऊंगी, हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई है। रुचि, ये कैसी दलीलें मुझे तो समझ में नहीं आता कोर्ट में दी जाती हैं कि वो पब्लिक सर्विस में है इसलिए अब उन्हें बेल मिल जानी चाहिए, ये कैसी दलीलें हैं? हाईकोर्ट के फैसले को पलटना ही था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया। देखिए, जो पीड़िता है अगर मीनाक्षी, उसकी तरफ से आप सोचिए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, क्योंकि वो इतने दिनों से परेशान। आप समझिए जब ये मामला आया था तब हमने देखा था कि पीड़िता ने किस तरह की लड़ाई लड़ी, उसके पिता की मौत हो गई, फिर एक हादसा हो गया। तो बहुत तरह की चीज़ें आप पूरे केस में देखेंगी जिसमें पीड़िता की जो तकलीफ़ है, पीड़िता की लड़ाई के बाद वो यहाँ तक पहुँची कि सेंगर को जेल हुई। हमको वो भी दिन याद है जब सेंगर को पकड़ा नहीं जा रहा था और वो रात में एसएसपी के घर गए थे सरेंडर करने के लिए। तो बहुत लंबी लड़ाई इस पीड़िता ने लड़ी और उसके बाद इस तरह से ज़मानत देना सच में बहुत ही तकलीफ़ की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जाहिर है कि उस जो पीड़िता है उसको बहुत राहत इससे महसूस हुई होगी और उसको लगा होगा कि न्याय अभी जिंदा है। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, आप बने रहे हमारे साथ। गौनिका, एक बार फिर से आप बताएं आज कोर्ट में किस तरीके से इस केस को सॉलिसिटर जनरल ने लड़ा, सीबीआई के पक्ष को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा?
देखिए, बिल्कुल शुरुआत जैसे ही हुई सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया क्योंकि सीबीआई ने खुद अप्रोच किया है। जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिली थी कुलदीप सेंगर को, और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो हवाला इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को किसी तरीके की राहत मिलनी चाहिए। उसके उन्होंने उदाहरण दिए कि पब्लिक सर्वेंट तो अगर एक कांस्टेबल है, एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन इस पूरे मामले में वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला आया है। जब जिस लड़की का रेप हुआ था, पेनिट्रेटिव ऑफेंस था वो, और उस मामले में वो उस वक्त वो लड़की 15 साल 10 महीने की थी, यानी कि 16 साल से कम उम्र उसकी उम्र थी। तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला आता है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत अगर सेक्शन 376 के अंडर भी उनको 376 के अंदर उनको अगर कन्विक्ट किया गया, तो अगर पॉक्सो एक्ट की मामला आता है तो 376(2) के अंदर भी उनको कन्विक्ट किया गया है, और उसमें कम से कम 20 साल की सजा रहती है अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं भी रहती है। लेकिन ये जो नए अमेंडमेंट्स हुए थे उसका हवाला बार बार कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से उस पिटीशन में दिया गया था, लेकिन ये पूरे मामले को कोर्ट ने फिलहाल नहीं माना है। कंसिडरेशन कोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले में जरूरत है, यानी कि इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया सही तरीके से। जो विक्टिम थी वो बार बार गुहार लगाती रही कि पूरे मामले में जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई वो गलत है, और इस बात को कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर, जो 23 दिसंबर का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो फैसला फिलहाल एप्लीकेबल नहीं होगा। कुलदीप सिंह सेंगर जो पहले ही दो मामलों में जेल में थे, 2 मामलों में सजा उनको मिल चुकी थी, एक मामले में जमानत मिला जो रेप के केस में, दूसरे मामले में यानी कि विक्टिम की फैमिली को मारने के आरोप में जो जेल में है, उस पर तो ऑलरेडी वो जेल में है, वो इसलिए बाहर तो वो निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन ये मामले में भी अभी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा, और कोर्ट ने साफ तौर पर नोटिस इशू किया है। 4 हफ्ते में रिटर्नेबल है, यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा। और बार बार ये कहा जा रहा था, कुलदीप सिंह सेंगर के वकील की तरफ से एडवोकेट हरिहरन अपीयर हुए थे, उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में पब्लिक सर्वेंट है, उसी तरीके से उनको देखा जाना चाहिए था, और इस मामले में किसी तरीके का रिलीफ उनको मिलना चाहिए था। 20 साल की सजा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि पब्लिक सर्वेंट वाला मामला, सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि देखिए, एक रेप पीड़िता की निगाहें, उनके साथ सहानुभूति रखने वाले तमाम भारतीयों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम सिंपैथाइजर्स के लिए भी इस वक्त राहत की सांस है कि न्याय में देरी हो सकती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत शुक्रिया गोनिका आपका। मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट है इससे, फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास से जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है, और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप अधिवक्ता हेमंत कुमार मौर्य को जो आप सुन रहे थे, आप सोचिए जरा उस पीड़िता के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश है, उसके परिवार वालों पर कितना मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश है कि ये मामला रफा दफा हो जाए। नहीं होगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा, जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूं, उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पर उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है।
ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं एज सून एज। सर आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में हमारे सहयोगी रुचि, अगर आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और गौनिका अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से इस खबर को ज़्यादा तफसील से अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी और इसका विरोध भी होना शुरू हुआ। सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने तमाम दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया, उनकी जमानत को खारिज किया गया, 4 हफ्ते की मोहलत दी गई और एक बड़ी राहत पीड़िता को दी गई है। गौनिका अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई एक बार फिर से, ये जो बेल का खेल था ये कैसे पलटा और इसमें कितनी बड़ी न्यायिक जीत हुई है पीड़ित परिवार की, इसे दर्शकों के सामने रखें। देखिए बिल्कुल खेल कैसे पलटा। देखिए बार बार ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है और आमतौर पर जब भी ऐसे बेल मैटर्स होते हैं उसको हायर कोर्ट की तरफ से यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं किया जाता है जब तक कि दूसरे पक्ष को सुना ना जाए। यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर को बिना सुने इस पूरे मामले पर स्टे नहीं लग रहा था अगर वो जेल से बाहर होते, लेकिन अब क्योंकि वो जेल के अंदर है, वो ऑलरेडी दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं और ऐसे में कोर्ट का कहना है कि जब ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है, दूसरे केस में है, रिलीज नहीं हुए हैं, तो उनको अभी सुना नहीं जा सकता और इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया है। तो एक ऐतिहासिक फैसला अगर इसे कहे तो वो ये है, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट ऐसे मामलों में जब लोअर कोर्ट की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है, बेल दे दी जाती है, तब कोर्ट स्टे नहीं लगाता है जब तक कि दूसरे पक्ष को सुना ना जाए। लेकिन इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को पूरी तरीके से सुना भी नहीं गया है और इसीलिए कंसिडरेशन कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर होना चाहिए और 4 हफ्ते का यानी कि लगभग 1 महीने का वक्त उनको दिया गया है और इस पूरे मामले में नोटिस इशू किया गया। सीबीआई को भी जवाब दाखिल करना है और दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर के वकील को भी जवाब दाखिल करना है, उनको बताना है कि किन फैक्ट्स के आधार पर उनका जो बेल का डिसीजन है हाईकोर्ट की तरफ से जो दिया गया था वो कैसे सही है, जिसको फिलहाल कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और बार बार पॉक्सो एक्ट का जो हवाला सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दिया जा रहा था उसको कोर्ट ने कंसीडर किया है कि लड़की उस वक्त माइनर थी, वो 15 साल 10 महीने की थी और बाकायदा जो उस वक्त कमेटी बनी थी उसने सारे फैक्ट्स को सामने रखा था सीबीआई के सामने, कोर्ट के सामने, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिली थी। लेकिन बार बार जो जी गौनिका बार बार जो कहा जा रहा था दूसरे पक्ष की तरफ से यानी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से कि वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के मामले में इतना कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से सजा उनको दी गई है रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन उस चीज को कोर्ट ने नहीं माना। उसके मामले में ये कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि पब्लिक सर्वेंट वाला जो सेक्शन है वो लागू ही नहीं होता क्योंकि ये पूरा मामला पॉक्सो के तहत आता है, लड़की माइनर थी उस वक्त और यही वजह है कि कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे फैक्ट को कंसीडर किया है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, जब 4 हफ्ते बाद उनको दोबारा सुना जाएगा तब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा और ये बड़ी रिलीफ है उस माइनर लड़की के लिए जो कोर्ट का दरवाजा जिसने खटखटाया, क्योंकि वो खुद भी उसकी तरफ से सीबीआई ने अप्रोच किया, सीबीआई ने खुद इस पूरे मामले में पिटीशन फाइल की और कोर्ट ने उस पिटीशन को कंसीडर किया और इस पूरे मामले में बेल का जो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 23 दिसंबर 2025 को दिया गया था उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी और अब कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मीनाक्षी जी आप बने रहे हमारे साथ। कोई भी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जाती है और वही लड़ाई सड़क पर भी उतनी ही ताकत के साथ लड़ी जा रही होती है। आज उस लड़ाई की भी जीत हुई है। सोशल एक्टिविस्ट इस जीत पर क्या कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं। For the victim family. Satyamev Jayate. We were hoping for this order and finally we have got this. Thank God for this. Thanks Supreme Court for this. Thanks to all the media, ANI especially because you've been raising it from day one. The moment we got to know from High Court, it was the ANI who reached out and I appreciate your zeal to support the victim and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media and Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting out.